हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है सीस्मिक लोड कैलकुलेशन। तो सीस्मिक लोड कैलकुलेशन वो भी एज पर IS 1893 2016। यहाँ हम इससे पहले कुछ वीडियो इसी कोड के डिटेलिंग के संबंध में डाल चुके हैं। उसी की कड़ी में ये हमारा अगला पार्ट 3 का वीडियो है और इसमें जो हम आगे क्वेश्चन या एक इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से क्वेश्चन करने के लिए हमको किन किन स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, पहले क्या ज्ञात करना होगा, फिर क्या ज्ञात करना होगा। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो कंसेप्ट हैं या जो फार्मूले प्रयोग हो रहे हैं और जो तालिकाएं हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है डिजाइन लेटरल फोर्स, जिसकी गणना हमको करनी है। उस फोर्स के लिए इसको कहते हैं डिजाइन लेटरल फोर्स कहते हैं और इसी को डिजाइन सीस्मिक बेस शियर भी कहते हैं। तो डिजाइन सीस्मिक बेस शियर अथवा डिजाइन लेटरल फोर्स, इसको BB सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और BB बराबर AH इंटू W। ये एक फार्मूला है जो कि IS कोड ऊपर वाले में दिया हुआ है और इसका क्लाज क्या है, 7.21 है, 7.2.1। इस तरह से इस क्लाज में ये फार्मूला दिया हुआ है और इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में AH क्या चीज़ है, AH है डिजाइन हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट की वैल्यू नीचे दिए गए सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये सूत्र जो है क्लाज 6.4.2 में दिया हुआ है, इसका ICIS कोड में ये फार्मूला। और वहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें इसी आकार में लिखा हुआ है, इसी रूप में लिखा हुआ है। ये है Z/2, दूसरे में है SA/G दूसरे ब्रैकेट में, और इसके नीचे है R/I। इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ZI/2R यहाँ पर हो गया इंटू SA/G। तो ये हमारा फार्मूला हो गया AH के लिए। इस फार्मूले के द्वारा AH की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब इस फार्मूले में जो Z, I और R के हैं ये क्या क्या हैं, इनको समझिए। इसमें Z हमारा सीस्मिक जोन फैक्टर है। ये जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बिल्डिंग संरचना जिस पर हम अर्थक्वेक लोड की गणना करने जा रहे हैं वो किस जोन में स्थित है। उस जोन के अकॉर्डिंग ही सीस्मिक जोन की वैल्यू, एक तालिका 3 है जिसमें इसके मान दिए हुए हैं। तो टेबल 3 ऑफ IS 1893, तो इस कोड की जो टेबल 3 है उसमें जोन फैक्टर की वैल्यूज दी गई हैं। इसी तरीके से एक अगला फैक्टर है I, ये ऊपर I दिया है। I हमारा है इम्पोर्टेंस फैक्टर। ये इम्पोर्टेंस फैक्टर इसी IS कोड की टेबल 8 में इसकी वैल्यूज दी गई हैं। इसके बाद एक कोफिशिएंट है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, ये हमारा टेबल 9 में दिया हुआ है पेज 20 पर। इस तरह से ये 3 हमारे कोफिशिएंट हैं। इन तीनों कोफिशिएंट की और SA/G के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता चुके हैं कि SA/G का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें उल्लेख आया था जोन फैक्टर। तो सीस्मिक जोन फैक्टर Z ये एक छोटी तालिका है, इसलिए इसको हम यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं कि उसमें दिया है कि जोन 2, 3, 4 और 5, इनमें क्रमशः 0.10, 0.16, 0.24 और 0.36 ये जोन फैक्टर की वैल्यूज हैं। ऊपर जोन के नाम दिए हुए हैं कि जोन 3 में जोन फैक्टर की वैल्यू 0.16 है। तो इस तालिका से जिस जोन में बिल्डिंग स्थित है उसके अकॉर्डिंग जोन फैक्टर की वैल्यू नोट कर ली जाती है। तो ये हमारी तालिका हो गई। इसके बाद तालिका 8 है। तालिका 8 में जो कि पेज पर दी गई है, ये इम्पोर्टेंस फैक्टर ज्ञात करने के लिए है। तो इस तालिका में विशेष रूप से आप देख लें कि जो तालिका को आप IS कोड को डाउनलोड करके इस तालिका को मूल रूप में भी आप बारीकी से पढ़ लें एक एक लाइन को। यहाँ हम उसको संक्षेप में डिटेलिंग कर दे रहे हैं, उसका मतलब समझा दे रहे हैं। उसमें 3 भागों में बिल्डिंग्स को डिवाइड किया गया है, A, B और C। तो जो पहला भाग है उसमें क्रिटिकल और लाइफ लाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो जीवन रक्षक
संरचनाएं हैं, जैसे अस्पताल है, बड़े से स्कूल हैं, तो सभागार हैं, सिनेमा हॉल है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। आजकल मॉल होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। तो ऐसी संरचनाएं, बड़े कार्यालय जो हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसी सारी संरचनाएं, मॉन्यूमेंट, जो ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस की होती हैं। यानी बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो इम्पोर्टेंस के आधार पर इसमें कई बिल्डिंग्स की कैटेगरी अलग से डिटेल में भी दी है। ये संक्षेप में यह है कि क्रिटिकल और सब सारी लाइफ लाइन स्ट्रक्चर ही हैं, उनका इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.5 लिया जाता है। और इसके बाद जो है रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग जो ऊपर ए में न सम्मिलित हो, और इस साथ ही साथ इस बिल्डिंग में 200 से ज़्यादा लोग एक साथ निवास करते हों, यानी ऐसी बिल्डिंग जिसमें 200 से ज़्यादा लोग निवास करते हों और ऊपर, लेकिन ए में ये सम्मिलित नहीं है, तब इसका ये हमारा इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.2 लिया जाता है। इसके बाद ऐसी सारी इमारतें जो न तो ए में सम्मिलित है न बी में सम्मिलित है, उसको सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। अदर देन ए एंड बी ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, उन सब के लिए इम्पोर्टेंस फैक्टर का वैल्यू 1.0 ली जाती है। ये हमारी टेबल 8 हो गई। अब इसके बाद टेबल 9 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि ये टेबल 3 जो हमारी जो IS 2002 का पिछला कोड था, ठीक उसी के जैसी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, टेबल 8 जो है ये हमारी 2002 में जो हमारी टेबल थी, उसमें केवल दो वैल्यूज थी, ए और सी, यानी 1.5 और 1। ये 1.2 वाला जो है कॉलम रो जो है, ये बाद में नए कोड में ही केवल इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये नया परिवर्तित नियम है, ये पिछली तालिका से या पिछले कोड की तालिका से मैच नहीं करता है। तो इस तालिका में डिफरेंस या परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन यही 1.2 वाला है, यानी ये बीच की रो एक इसमें ऐड की गई है। इसी तरीके से हमारी टेबल 9 जो है, जो कि रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के लिए प्रयोग की जा रही है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू हम इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी हमारी पुरानी तालिका अलग अलग बिंदु पर वाइज बिल्डिंग्स के टाइप्स लिए थे, और उनकी बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग जो है आर की वैल्यू जो है आगे दी हुई थी। यहाँ पर क्या किया है, उन बिल्डिंग को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, कुछ नए बिल्डिंग्स को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस तरह से इस टेबल में भी मेजर चेंज किए गए हैं। तो इस टेबल को भी मेरी सलाह है आप लोग ओरिजिनल कोड से डाउनलोड करके उसको पूरा पढ़ें एक बार, तब हम और उसमें ये समझें कि जो बिल्डिंग की कैटेगरी बताई गई है वो किस तरह की बिल्डिंग है। केवल बाकी उसके सामने ही उसके आर की वैल्यू लिखी हुई है रिडक्शन फैक्टर की, तो वही वैल्यू उस टेबल से देख करके नोट कर ली जाती है, और उसके बाद फार्मूले में रख करके AH का मान निकाल लिया जाता है। तो इसको हम देखते हैं, कुछ पद आपको व्याख्या कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 पर जो है हमारे मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होते हैं, मोमेंट फ्रेम सिस्टम्स हैं। और इसमें जो पहला बिल्डिंग लिखी है वो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की बिल्डिंग है, और OMRF है, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम। ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम OMRF कहलाता है। तो ये OMRF हो गया, और ये RC स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की बिल्डिंग का जो है में R की वैल्यू 3 होती है 3.0, और RC प्लस SMRF होता है, ये स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम कहलाते हैं। और ये RC स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। इनकी वैल्यू, इसमें R का मान 5 लिया जाता है। यहाँ पर एक थोड़ा संक्षेप बता दें, ये ऑर्डिनरी और स्पेशल का जो डिफरेंस है वो ये है कि इस इमारत को IS 456 के द्वारा डिजाइन किया गया है, लेकिन IS 13920 के अकॉर्डिंग इसमें जो है डिटेलिंग नहीं की गई है, या यूँ कहें कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के प्रोविजन इसमें नहीं अपनाए गए हैं। तब ये हमारी ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम कहलाता है। और जिस बिल्डिंग में IS 456 के अनुसार इसको अभिकल्पित किया गया हो, और साथ ही साथ IS 13920 यानी भूकंप रोधी भवन के लिए आवश्यक उपाय भी अपनाए गए हों, तब उसको स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम कहते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारा OMRF और SMRF का जो बेसिक डिफरेंस है। अब इसी में है स्टील प्लस OMRF है और ये स्टील प्लस SMRF है। इनके लिए भी जो आर का मान 3 और 5 हो जाता है। अगली कैटेगरी में ये ब्रेस्ड फ्रेम आते हैं जिसमें ब्रेसिंग लगी होती है। तो OBF ये ऑर्डिनरी ब्रेस्ड फ्रेम प्लस जो है कॉन्सेंट्रिक ब्रेसिक्स, इसमें ब्रेसिक जो है कॉन्सेंट्रिक होते हैं और इसमें ये स्पेशल ब्रेसिंग फ्रेम्स हैं और ये भी कॉन्सेंट्रिक है। और इसी तरह से ये स्पेशल ब्रेस्ट फ्रेम है और ये इसेंट्रिक हैं। यहाँ थोड़ी देखिए, इसमें केवल तीसरे वाले में इसेंट्रिक आया है। इन तीनों के लिए ये अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, 4, 4.5 और 5, यानी 4 और 4.5 और 5। तीसरे कैटेगरी में जो दिखाया गया है वो स्ट्रक्चरल वाल्स को दिखाया गया है। स्ट्रक्चरल वाल सिस्टम, स्ट्रक्चरल वाल एक्चुअली ये शियर वाल्स होती हैं। तो लोड बियरिंग मशीनरी बिल्डिंग्स में जो है अनरेनफोर्स्ड मशीनरी विदाउट हॉरिजॉन्टल बेंड, जिसमें हॉरिजॉन्टल बेंड नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें इसी तरह से लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आप 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। दूसरे में भी यही है कि अनरेनफोर्स्ड मशीनरी विद ये हॉरिजॉन्टल बेंड, अगर इसमें बेंड नहीं प्रोवाइड किया गया तो 1.5 होगा और अगर बेंड प्रोवाइड किया गया है तो इसमें 2.0 होगा। तो इस तरह से आप ताल का पढ़ते जाएंगे। हर बिल्डिंग का प्रकार अलग अलग मिलता चला जाएगा और बिल्डिंग के प्रकार के साथ साथ इसकी आर की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो ये हमारा अगला है, हमारा डुअल सिस्टम है। तो डुअल सिस्टम हो गया। इसके बाद जो है इसी तरह से फ्लैट स्लैब वाले सिस्टम है। हालांकि हमारी मेन जो बिल्डिंग है, ज़्यादातर संरचनाएं वो हमारे पहले दूसरे दो कैटेगरी के अंतर्गत ही आ जाती हैं। मेनली पहले से ही मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं और ये हमारी टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो फिर भी आपको अगर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आर जो है हम इस तालिका के द्वारा ज्ञात करते हैं। आर हमारा ज्ञात हो जाने पर अब हम देख लीजिए, फिर से एक बार हम उस फार्मूले को देख लें कि एच की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी। ये Z/2, ये यहाँ से देख लो, Z/I/2 R। Z का मान हमने देख लिया तालिका 3 से, यहाँ रख लिया। I का मान हमने तालिका 8 से रख लिया और R का मान तालिका 9 से नोट कर लिया। और ऐसे अपॉन G का मान कल जो हमने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, वहाँ से ऐसे अपॉन G की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो जब वहाँ से इसका मान ज्ञात हो गया, यानी सारे पद ज्ञात हो गए, यहाँ से H ज्ञात हो जाता है। H ज्ञात हो जाने के बाद हम इसमें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें W क्या है, अभी W के बारे में, ये H का तो ये फार्मूला हो गया। W हमारा होता है सीस्मिक वेट ऑफ द वॉल, सीस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। ये सीस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग है। हम इसमें बिल्डिंग का कुल भार ज्ञात करते हैं। तो ये वही फ्लोर वाइज अलग अलग वेट ज्ञात करते जाइए और जो वही टोटल वेट हमारा जो है सीस्मिक वेट कहलाता है। हम इसके अब आगे वाले वीडियो में इसी से फार्मूले पर आधारित, या यूँ कहें कि इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे। आप वहाँ पर इसका कैसे ज्ञात किया जाएगा W, या कैलकुलेशन में इसको कैसे सम्मिलित किया जाता है, उसको समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ थ्योरी का कंसेप्ट आज इस तरह समझ लीजिए कि W हमारा सीस्मिक वेट है, सीस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये H हमारा ये फैक्टर है जो कि यहाँ से ज्ञात होता है। इस तरह से VB जो है हॉरिजॉन्टल सीस्मिक बेस शियर, या यूँ कहें कि डिजाइन लेटरल फोर्स जो है, ये हमारा ज्ञात हो जाता है। इसको सीस्मिक वेट भी, सीस्मिक लोड भी कह सकते हैं। तो इसकी गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी गणना कर लेने के बाद अब इसमें आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजाइन लेटरल फोर्स। हमारी यहाँ पर शॉर्ट में देख लें, एक ये हमारी मान लो बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है। बिल्डिंग में कई स्टोरी है इस तरह से। तो इस बिल्डिंग पर टोटल जो शियर है वो तो ये लग रहा है VB के बराबर। ये बेस शियर, ये तली में उत्पन्न होगा कुल मिलाकर के। अगर हम ये कहें कि इस स्टोरी पर कितना बल लग रहा है, इस स्टोरी पर कितना बल लग रहा है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है, तो हर मंजिल पर जो है बल का मान अलग अलग होगा। इसमें जितनी ज़्यादा मंजिल ऊंची होती है उसमें अर्थक्वेक फोर्स जो है उसी पर सबसे ज़्यादा कार्य करता है। फिर इसका मान नीचे को घटता जाता है।
यहाँ और कम हो जाता है, यहाँ और कम हो जाता है। इस तरीके से ये जो शियर फोर्स, ये अर्थक्वेक लोड है, वो ऐसे घटता हुआ ट्रेंगुलर शेप में 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा बीबी है, ये इन सब का सम है। जैसे यहाँ पर हम टोटल शियर फोर्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये ऊपर से लगने वाले सभी बलों का जोड़ यहाँ पर जब निकालेंगे तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल शियर इस तल पर कार्य करेगा। उसी के कारण दीवारों में जो हमारी दीवारों में क्षैतिज दरार पड़ती है वो इसी अर्थक्वेक लोड के कारण पड़ती है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दीवार शियर करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इसके फ्लोर वाइज कैसे किया जाता है, इसके लिए आईएस कोड ने एक फार्मूला दे रखा है। क्लाज 7.63 में, क्लाज 7.63 में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला दिया हुआ है। डिजाइन बेस शियर एट ith फ्लोर, यानी ith फ्लोर का मतलब हो गया, आई का मतलब जितने फ्लोर हों, मान लीजिए जैसे 4 फ्लोर है तो आई का मान 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो ith फ्लोर, जैसे दूसरे फ्लोर पर अगर हम निकालना है तो आई का मतलब 2, तो सेकंड फ्लोर पर जो है इसका शियर की वैल्यू कितनी है, या 3, जब तीसरे पर निकालना हो तो आई का मान 3। तो आई इज यूज्ड इन जनरल टर्म्स। तो डिजाइन बेस शियर एट ith फ्लोर, ये हमारा क्यू आई बराबर यहाँ दिया हुआ है WI इंटू एच, आई का होल स्क्वायर। WI का मतलब जो है कि वही सेकंड फ्लोर तक, अगर आई का मान 2 है तो सेकंड फ्लोर तक जो टोटल वेट है वो हमारा WI हो गया, और ये सेकंड फ्लोर का वेट, और ये HI इसकी हाइट हो गई सेकंड फ्लोर की, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर नीचे क्या है, WJ और HJ। WJ वही J का मतलब भी 1 से लेके N तक है, J इसमें दूसरा वेरिएबल यूज कर लिया है यहाँ पर I के स्थान पर, तो J का मान 1 से लेके N तक। इसी तरह से WI पहली मंजिल के लिए यही पद निकाल लेंगे, दूसरी मंजिल के लिए भी इसी की गणना कर लेंगे, भार और ऊंचाई के वर्ग का गुणा। तीसरी में भी हम यही कर लेंगे, भार गुणे ऊंचाई का स्क्वायर, और सबको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक अनुपात ज्ञात होगा इंटू BB जो ऊपर निकाला था। इस फार्मूले के द्वारा उस फ्लोर पर, तो इस फार्मूले में प्रत्येक फ्लोर का भार और उसकी ऊंचाई के वर्ग का गुणनफल यहाँ निकाल लिया। यहाँ हमने सभी के यही पद कैलकुलेट कर लिए, प्रत्येक फ्लोर के लिए उनको जोड़ दिया, तो ये सबका जोड़ है। और यहाँ ये किसी पर्टिकुलर फ्लोर के लिए इसी गुणनफल की वैल्यू है। तीसरे के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर तीसरे का पद रखेंगे, तो ये सबका जो है ये रेशियो हर फ्लोर के वाइज निकलता जाएगा। इसमें BB का जब हम गुणा करेंगे तो प्रत्येक फ्लोर पर अलग अलग भार ज्ञात हो जाएंगे। तो यही फोर्स हमारा जो टोटल फोर्स है ये अलग अलग फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ कम आएगी, यहाँ पर और कम आएगी, यहाँ पर और कम आएगी, यहाँ पर तो उस हिसाब से 0 आएगी। लेकिन जो है जब हम सम करेंगे, रिजल्टेंट करेंगे, बेस या टोटल बेस ईयर निकालेंगे, तब फिर सभी का जोड़ यहाँ पर वो BB के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजाइन लेटरल फोर्स इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसका एक्चुअली सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है ये न्यूमेरिकल के साथ ही क्लियर होगा। तो इसका जस्ट आगे का इसका न्यूमेरिकल वाला वीडियो कुछ ही समय में आएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। वेट टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।